नमस्कार दोस्तों, मैं एम के भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स का अगला हिस्सा, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये क्या चीज़ है? इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अध्याय 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। अब ये आगे हमारा ये टॉपिक आता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि यदि आप इससे पहले जो वीडियो 5 वीडियो मैंने डाला है वो नहीं देखा है तो आप पहले वो शुरू से वीडियो देखें, तब जाकर ये वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं क्या है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने सारी जितनी भी तरह की संख्याएं थी, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, मैंने सारा उसमें सबकी परिभाषा दी थी और सबको डिटेल में समझाया था। तो मैंने आपको परिमेय संख्या भी वहाँ पे समझाया था और अपरिमेय संख्या भी आपको समझाया था। लेकिन हम यहाँ फिर से एक बार अपरिमेय संख्या को समझेंगे कि क्या चीज़ है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण ये क्या चीज़ है। सबसे पहले परिमेय को समझना जरूरी है, तो हम लोग पहले सबसे पहले परिमेय को देखते हैं। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं परिभाषा को, परिमेय और अपरिमेय। आपको पता होगा इस अ का मतलब होता है नहीं, है ना। इस अ का मतलब होता है नहीं। परिमेय, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएगा। तो क्या इसका परिभाषा परिमेय का वैसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी क्यू पूर्णांक है हमारा और क्या है क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। और परिमेय संख्या क्या परिभाषा है? जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सके, जस्ट इसका उल्टा वही चीज है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सके, है ना। जहां पी क्यू पूर्णांक तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा अपरिमेय संख्या की परिभाषा, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सके। उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते हैं √2, √3, है ना, √8, ये सब हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, उस समय मैंने शायद ये नहीं बताया था, पूर्णांक मैंने समझाया था, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है इसका, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक। ठीक है, मैंने समझाया था पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब क्या, मतलब ये सब मेरा पूरा अंक है ना, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा पूरा अंक है। अब इसलिए 7/2 ये हमारा पूरा अंक नहीं है, ये भिन्न है। तो पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूरा अंक, चाहे वो माइनस में चाहे वो प्लस में। पूर्णांक का मतलब पूरा, पूर्ण अंक बराबर पूर्णांक होता है, पूर्ण जोड़ अंक पूर्णांक, तो ये होता है पूरा अंक। तो पी क्यू हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्यू 0 हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे क्या सीखेंगे इस सेक्शन में, इस टॉपिक में। जो एनसीईआरटी आपकी किताब है टेक्स्ट बुक, उसमें 1.4 जो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण है। फिर उसमें एक प्रमेय है 1.1, प्रमेय है, ये क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना सीखेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना सीखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना सीखेंगे, √5 + 6/2 एक अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना सीखेंगे। यानी कि अपरिमेय संख्या को यहाँ पर हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हम इसे सिद्ध करना जान जाएंगे। आज बिल्कुल नया चीज सीखेंगे कि इसे सिद्ध कैसे करते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं ये कैसे सीखते हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सीखने से पहले हमें इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी।
तो इस थ्योरम के बारे में जानना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या ये थ्योरम है। आपके पास किताब, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके पास किताब का होना बहुत जरूरी है, किताब कापी कलम, ताकि आप पढ़ते चलें और नोट करते चलें, है ना। एक अच्छी नोट तैयार हो जाएगी। हालांकि मैथमेटिक्स की कोई नोट मैं नहीं मानता हूँ कि होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आपसे जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परिमेय 1.4 क्या कहता है। माना पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया, यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो पहला वीडियो आप देखिए। पी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। अभाज्य संख्या की परिभाषा है वैसी संख्या जिसमें एक तथा उसी संख्या से भाग लगे, जैसे कि 7। 7 में एक और इसी संख्या से भाग लगता है, 1 और 7, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे कि 7 में भाग लग जाए, इसलिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 13, इसमें 1 और 13 से ही भाग लगेगा, लेकिन वही हम 9 ले लें तो इसमें 1 और 9 को छोड़कर 3 से भी भाग लगता है, इसलिए हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा अभाज्य। 8, हम 12 ले लेते हैं। 12 में 1 12 को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 2 3 4 6 इतने संख्या से और भाग लगता है, तो 12 हमारा हो गया भाज्य संख्या और ये दोनों हमारा हो गया अभाज्य संख्या। तो इस थ्योरम में, इस परिमेय 1.14 में दिया गया है, पी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से भाग ना लगे। पी एक अभाज्य है और कंडीशन क्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, पी ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया। हम इसको एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 है, सॉरी पी मेरा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मान लेते हैं हम 7 ले लेते हैं अभाज्य संख्या, और यदि 7 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए स्क्वायर किसको विभाजित करेगा, जैसे कि हम मान लेते हैं 14 का स्क्वायर 196, छोटा एग्जांपल लेते हैं 7 49, ये बराबर क्या होता है 49। यहां पर ये मेरा p है, ये हमारा a है, ये स्क्वायर है, समझ रहे। यहां मेरा ये क्या है, p है, 7 मेरा p अभाज्य संख्या, p क्या है अभाज्य, ये सेट कर दिया। तो सब p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब इसको विभाजित करता है, ये बराबर मेरा 49 है, तो 49 में मेरा 7 से भाग लग रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, तो जो ये p है, ये p ये a में भी इसे पूरा भाग लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 7 में 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। 7 यदि 49 को विभाजित कर रहा है, 49 बराबर क्या है 7 पे स्क्वायर, तो 2 से 7 से 7 में ही भाग लगेगा। यहाँ पे ये p है, ये हमारा a है। तो आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे 7 ले लिए, यहाँ पे कोई दूसरा संख्या लेके दिखा है क्या, दूसरा संख्या नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यदि p बराबर हमारा p अभाज्य है, यहाँ पे हम 14 का स्क्वायर ले सकते हैं। कोई ऐसा संख्या लेना है जो इस समुच्चय को विभाजित करे, तो 14 गुना 14 होता है हमारा 196, तो 7 से इसमें भाग पूरा लगता है, दिखाते हैं। 14 दूना 28, सॉरी 14 7 दूना 14, और ये 5 हुआ, घटाएंगे 19 में, और 5 6 56, तो 7 8 56, तो 28 में पूरा कट गया। तो 7 यहाँ पर इसको विभाजित कर रहा है, तो नियमतः क्या होगा कि 7 जो है इस 14 को भी विभाजित करेगा। हमारा यहाँ p है 7 और यहाँ हमारा 14 है, ये बराबर यहाँ 14 है, इसमें 7 से भाग देंगे, 2 हुआ कि नहीं। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा, यही हमारा ये थ्योरम है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा, पूरा भाग इसमें भी लगेगा, यही थ्योरम है। इस थ्योरम का उपयोग हम लोग √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में उपयोग करेंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या। आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन अब हम लोग यहाँ का इसका अगला स्टेप कैसे सिद्ध करते हैं वो सीखेंगे। आइए देखते हैं। परिमेय 1.4 इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। मैं इसे मिटा रहा हूं।
प्रश्न है सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह हमारा प्रश्न है, सिद्ध करना है। चलिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, इसका हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रूफ, प्रूफ इंग्लिश में आप लोग प्रूफ लिख सकते हैं या फिर प्रमाण लिख सकते हैं। तो इसके अपोजिट हम लोग यहां मानते हैं प्रोसेस। √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको अपोजिट मानेंगे। √2 हमारा एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब हम जानते हैं यदि परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसीलिए √2 बराबर p/q। जानते हैं यदि परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने इसे लिख दिया √2 बराबर p/q। और जहां p/q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। अब यदि यहां पर p और q में कोई कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व गुणनखंड, या कॉमन डिफरेंस इसको भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 12/16, तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो हम कुछ सरल क्या लिख सकते हैं ये। तो इस दोनों में कॉमन क्या था, 4 से हम कटाए, जिससे कटाए उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4, और 16 को भी लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो दोनों में उपस्थित क्या है यहाँ पर 4। इस 4 को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर बोलते हैं हम लोग सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो हिंदी में सार्व गुणनखंड, एक और नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसी का नाम है उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित हो। तो 4 यहाँ पे दोनों में उपस्थित है, तो 4 हमारा हो गया सार्व गुणनखंड। तो जब ये p/q के रूप में है तो हो सकता है कि इसमें कुछ सार्व गुणनखंड भी हो भी सकता है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है। तो कुछ p और q में सार्व इस टाइप का हमारा हो सकता है कि हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस हो। तो आप समझ गए कॉमन डिफरेंस क्या है, या फिर सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें हो सकता है सार्व गुणनखंड हो, तो हम यहाँ पर सार्व गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, तो p तथा q से सार्व गुणनखंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, सार्व गुणनखंड निकाल देने पर, मैं इसे मिटा देता हूं, निकाल देने पर इसका रूप चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने भी लिखा था यहाँ पर 12/16 को हम कटा के 3/4 लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको p/q लिखें 12/16 को, इसका तो रूप चेंज हो गया यहाँ पे। तो जब रूप चेंज हो गया, थोड़ा सा हम भी इसका रूप चेंज कर देते हैं, इसको हम m/n कर देते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, रूप चेंज हो गया, वैल्यू तो वही है। तो p/q को हम m/n लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर m/n कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। अब जब mn हो जाएगा, जब mn इस रूप का हो जाएगा, तब जहां क्या होगा इसमें, जहां m तथा n सहअभाज्य संख्या है। क्या ये आप जानते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि इस दोनों में सिर्फ अब एक से ही भाग लेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लेगा। जब ये हम कॉमन डिफरेंस निकाल दिए तो 3 और 4 में कौन सी संख्या से भाग लग रहा है, एक साथ भाग लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 में यहाँ 2 से लग रहा है, नहीं, दोनों संख्या में भाग लगना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकाल देने पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 14/10 लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। दोनों में 2 कॉमन डिफरेंस है, तो 2 पंचे 10, 2 से 10 14, तो यहाँ 7 और 5 आ गया।
तो अब इस दोनों में एक साथ किस संख्या से भाग लगता है? सिर्फ एक से भाग लगता है। तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, सात गुणनखंड निकाल देते हैं, तो उस दोनों संख्या में एक साथ, ध्यान रहे, एक साथ सिर्फ एक से ही भाग लगता है। तो जब एक से भागेगा ना, उसको कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या, मतलब जिसका एचसीएफ एक हो। तो इसका यहाँ पर एचसीएफ एक होगा। देखिए एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं हम शॉर्ट में। 5 से 7 में भाग देते हैं, 2, 5 से फिर देंगे 4, 1 से 2 कट गया, एक आया एचसीएफ। तो वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, और उसमें सिर्फ एक से ही भाग लगता है, दोनों में एक साथ। इसका मतलब हो गया अर्थात m तथा n में सिर्फ एक से भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता, एक से भाग लगता है। हैंडराइटिंग हम बोल रहे हैं इसीलिए लिख लेंगे आप लोग। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप लोग समीकरण जानते होंगे, ये ऐसा कर सकते हैं गुना। तो हम m बराबर √2m, ये कैसे हो गया? सबसे पहले एक हम स्टेप छड़प गए इसमें, √2 गुना n ऐसा किए, इसको ऐसा कर सकते हैं। अब इसको पूरा पलट दिए, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर। तो जब समीकरण में पूरा हिस्सा इधर से उधर करते हैं तो कोई चीज नहीं बदलते, इसलिए इस लाइन छड़प के मैंने ये लाइन लिखा है। समझ गए ना? पहले ये यहाँ पे गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आया। अब इसको m इधर कर दिए, ये इधर कर दिए, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इस लाइन को मिटा देते हैं, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा? ये m का स्क्वायर हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये √2 पे स्क्वायर हो गया और गुना n पे स्क्वायर हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और n स्क्वायर n हो जाएगा। समझ रहे? चूंकि √2 गुना √2 तो ये √4 और 4 का बना 2। ऐसा भी कह सकते हैं कि रूट पे जो होता है ना, ये रूट का पावर होता है 1/2, रूट का पावर होता है 1/2। चूंकि ये हम पहला सिद्ध करें √2, इसलिए बहुत कुछ डिटेल में हम बता रहे हैं ताकि आप लोग का एक बार रिविजन हो जाए। तो अब हम इस पे स्क्वायर कर दें, तो इस पे भी स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा? पावर यहाँ पे गुना हो जाता है, आप लोग इसे जानते होंगे। ये तो 2 खत्म हो गया, 2 पे 1 पावर बराबर 2। तो किस तरीके से समझते हैं वो आप जिस तरीके से समझ सकते हैं, इससे समझिए या इससे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो गया हमारा √2 ये n। अब ध्यान दें, n स्क्वायर ऐसा हो गया। ठीक है, ध्यान दें, यदि हम 12 को लिखते हैं 3 गुना 4, 3 गुना 4, 3 गुना 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा लिखें। तो ऐसा लिखने का क्या फायदा ना, थोड़ा सा हम इस रूप में लाए हैं, रहने दीजिए 4। तो जब गुणनखंड में जो लिखते हैं तो इससे इसमें पूरा पूरी भाग लगता है, जो इसका गुणनखंड होता है उसमें पूरा पूरी भाग लगता है। 3 से भाग देंगे तो 4 मिलेगा, 4 से भाग देंगे तो इससे भाग देंगे तो ये मिलेगा, सॉरी इससे भाग देंगे तो ये मिलेगा और इससे भाग देंगे तो ये मिलेगा। 4 से भाग दीजिए 12 में 3 मिलेगा, 3 से भाग दीजिए तो 4 मिलेगा, है ना? मतलब जो गुणा के रूप में लिखा था उसमें जिसका जो भी संख्या उसको यदि हम गुणा के रूप में लिखें तो ये वाला संख्या इसमें पूरा पूरी विभाजित होता है। ध्यान दें, यहाँ पर m स्क्वायर को हम क्या लिखे हैं? 2 गुना n स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर में 2 से भाग लगता है पूरा पूरी, और n स्क्वायर से भी पूरा पूरी भाग लगता है। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया? अर्थात ये जो 2 है, 2 से इसमें पूरा पूरी भाग लग, चूंकि m स्क्वायर बराबर ही ना ऐसा लिखे हैं, अर्थात 2 m स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब याद कीजिए वो थ्योरम, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2m को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2m को भी विभाजित करेगा उस थ्योरम से। थ्योरम 1.3 था, 1.3 विभाजित करेगा। समझ गए? तो m क्या होगा? 2 को भी विभाजित करेगा। ये आप समझ रहे हैं, हम उस थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं जो हम पहले पढ़े थे। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p
ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर 2m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2m को भी विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं कि हम m में 2 से भाग दिए और कुछ आता है। अब हम क्या किए, चलो भाई हम ये मिल गया कि m में 2 से भाग लगता है, तो हम m में 2 से भाग दे देंगे और मान लेते हैं कि आया। मान सकते कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। तो m में हम 2 से यहाँ पे भाग देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसा 2k कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन इसमें ऐसा बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2k का स्क्वायर, ये बराबर होगा हमारा 4k स्क्वायर। कर सकते हैं ना। चलिए, अब तो मेरे पास तो जगह यहाँ पे खत्म हो गया, तो थोड़ा सा आप यहां तक नोट करें, हम ऊपर मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम ऊपर मिटाकर इस चीज को यहां से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम इधर ये पूरा मिटा रहे हैं। थोड़ा सा दिखा रहा था, ज्यादा समझ में आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे। ये लाइन हम रहने देते हैं यहां तक, यहां से काम हो जाएगा। अब इसको हम यहां पे लिखते हैं, m स्क्वायर बराबर, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं 4k स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते हैं। और हाँ, एक मेरा वैल्यू इधर आया था, m स्क्वायर बराबर आया था 2n स्क्वायर आया था, तभी तो ये हम निकाले कि 2 से m स्क्वायर में भाग लगता है। तो जो यहाँ मेरा आया था, ये वाला आया था, तो इसको हम 1 मान लेंगे और 1 से m स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, या 2n स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट में देखें कि इतना बड़ा आया था, इसी से हम ये लाइन लिखे, तो ये यहाँ पे लिखिए 1 से, ठीक है ना, ये हो गया। अब दोनों साइड 2 कटा देंगे, क्या आएगा, n स्क्वायर बराबर आएगा 2k स्क्वायर, सिर्फ वही फॉर्म में आ गया। इसका मतलब 2 से n स्क्वायर में भाग लगता है, क्योंकि गुणा के फॉर्म में लिखा गया है n स्क्वायर बराबर 2 इंटू इतना, इसका मतलब n स्क्वायर को, इसका मतलब 2n स्क्वायर को विभाजित करेगा, अर्थात 2n स्क्वायर को विभाजित करेगा, बताते हैं इसको, अर्थात n स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2n को भी विभाजित करेगा, n को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, इससे पहले जब हम कॉमन डिफरेंस निकाले थे p बटे q के लिए, हम लोग लिखे थे m बटे n लिखे थे, है ना, कॉमन डिफरेंस निकाल के, तो क्या मिला था कि m और n में सिर्फ 1 से भाग लगेगा। जो कॉमन डिफरेंस जब निकाल देते हैं तो सिर्फ उसमें 1 से ही भाग लगता है, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो पता चला m और n में 2 से ही भाग लग रहा है, जो कि गड़बड़ी पैदा कर रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो सिर्फ 1 से ही भाग लगता है, 12 बटे 14 कटा देंगे 6 बटे 7, इसमें सिर्फ 1 से ही भाग लग रहा है। लेकिन जब हम आगे चल कर देखें तो m और n में 1 के अलावे 2 से भी भाग लगता है, जो कि बिल्कुल मान्यता के गलत है। तो इस प्रकार से एक विरोधाभास पैदा होने लगा, है ना। अतः m तथा, है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ दूसरा कि 2m स्क्वायर को विभाजित करेगा और 2n को भी विभाजित करेगा, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हम देखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि m तथा n 1 के अलावे 2 से भी विभाजित होता है। हम देखते हैं कि m तथा n में 1 के अलावे 2 से भी
विभाजित होता है, 2 से भी भाग लगता है, ज्यादा शब्द बढ़िया। एम हम देखते हैं कि एम था एन में एक के अलावे 2 से भी भाग लगता है, ज्यादा बढ़िया शब्द है, भाग लगता है, जो कि एक विरोधाभास पैदा करता है, जो कि एक विरोधाभास पैदा करता है। अब यहां लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमें √2 को परिमेय संख्या मानने से हुई, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ये लिख दिए, तो बस अब लिख दिए डायरेक्ट, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 लाइन छोड़ भी सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बीच के लाइन में आप लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमें √2 को परिमेय संख्या मानने से हुई, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिख सकते हैं 2 लाइन, नहीं तो अन्यथा आप ये लाइन लिख सकते हैं, आपका काम समाप्त हुआ। प्रूव्ड, PROVED, ठीक है, या फिर हिंदी में लिखिए सत्यापित या प्रमाणित, जो आपकी इच्छा। तो ये हमारा √2 कैसे सिद्ध करते हैं हमने आपको दिखाया। अब इसका अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल 9 जो है, √3 को सिद्ध करने की अपरिमेय संख्या, सेम टू सेम यही सवाल है। जहां जहां 2 था वहां पे 3 रख के हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमारा √2 सिद्ध हो जाएगा। √5 सिद्ध करने के रहेगा, उसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, √3 के √2 के जगह 5 लिखेंगे, जहां स्क्वायर होगा वहां 25 होगा, इसमें 4 हो रहा था, बस कॉपी पेस्ट करना है, हमारा √3 √7 √5 सब इसी प्रोसेस से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आप दिखाते हैं कि √9 कैसे, √3 कैसे, उदाहरण आपका 9 है, उदाहरण किताब आपके पास होगा, हम उदाहरण 9 बनाएंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 9। √3 यहाँ पर हम सिद्ध किए हुए हैं, आप देखिए, जैसा कि हम लोग √2 को सिद्ध किए, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से हम लोग √3 भी सिद्ध किए हैं। देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा जैसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां PQ पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद P तथा Q से कॉमन डिफरेंस निकाल देने पर या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल देने पर क्या होगा, रूप चेंज हो जाएगा, √3 बराबर m/n, है ना। कॉमन डिफरेंस मैंने समझाया था क्या चीज है, तो ये m/n, जब m/n होगा तब इसमें सिर्फ एक से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, अर्थात m तथा n में सिर्फ एक से भाग लगेगा। अब मैंने क्या किया, इसको यहां गुणा कर दिया, m बराबर √3n हो गया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, m स्क्वायर वही हो गया, रूट हट गया, ये होगा 3n²। अब इस लाइन से क्या मिलता है कि 3m² को विभाजित करता है ना, 3m² विभाजित करता है, या 3m को भी विभाजित करेगा। जब मान लेते हैं कि अब m में 3 से भाग तो क्या आया, मान ली, तो ये क्या हो गया, m बराबर 3 क्या हो गया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो ये आया। अब इस m² के लिए, इस m² के लिए मैंने यहां से ये मान रख लिया, मैं यहां लिख देता हूं 1 से, ठीक है। ये जो m² बराबर इतना लिखा है मैंने यहां से लिखा है, तो 3 3 दोनों साइड कट गया, हो गया n² बराबर 3k²। अब ये इस लाइन से क्या निकलता है कि 3 जो है n² को विभाजित करता है, 3 n² को विभाजित करता है, या 3 n को भी विभाजित करेगा, है ना। तो इस प्रकार m तथा n में एक के अलावे 3 से ही भाग लगता है। यहाँ पे क्या मिला था कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद कि सिर्फ एक से ही भाग लगेगा, लेकिन आगे जाने के बाद क्या मिला हमें कि 3 से ही भाग लगता है। यानी कि हमारी जो मान्यता थी, ये वाली मान्यता, एक विरोधाभास पैदा होता है ना, एक विरोध करने में लगता है कि हम पहले कहते हैं कि पहले कह रहे थे कि एक से ही भाग लगेगा, लेकिन आगे देखते हैं कि 3 से ही भाग लग रहा है, तो एक विरोधाभास हो जाता है, जो एक विरोधाभास पैदा करता है ना। यह विरोधाभास √3 को परिमेय संख्या मानने से हुई है, गलत मान ली इसीलिए हुई है ना, गलत खा लेते हैं तो गलत रिजल्ट मिल जाता है ना। तो ये विरोधाभास √3 को परिमेय संख्या मानने से हुई, अतः √3 एक परिमेय संख्या
नहीं है, तो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। आप मैंने जो ये घेरा हुआ है, आप इस लाइन को निकाल भी सकते हैं, मतलब इस प्रकार n तथा n में सिर्फ एक के अलावा 3 से ही भाग लगता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस दो लाइन को निकाल भी सकते हैं, यदि आप कम लिखना चाहें तो निकाल सकते हैं, अन्यथा ये हो गया। आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में प्रमाणित, सत्यापित या प्रूव, कोई एक शब्द आप यूज करेंगे, ठीक है। तो √3 ऐसे, तो प्रश्नावली में √5 भी दिया हुआ, तो हम भी वो बना के आपको दिखाते हैं। वैसे अभी एग्जाम्पल मेरे पास बचा हुआ है, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 10 और 11 कैसे बनाते हैं। मिटाते हैं, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, बहुत आसान, बहुत आसान। √3 5 माइनस √3 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। ध्यान रहे, जब परिमेय, आपको ध्यान रखना है, जब परिमेय और अपरिमेय मिला रहे, क्या मैंने कहा, जब परिमेय और अपरिमेय मिला रहे, तो ऐसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। क्या तरीका है, देखिए, मान लीजिए सबसे पहले इसे माना, मैंने एग्जांपल 10 बना रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन है ये हमारा, सॉल्यूशन नहीं, प्रमाण है, प्रूफ, जो कि सिद्ध करने वाला है तो उसमें प्रूफ होता है, प्रमाण होता है ना, प्रमाण होता है। माना √5 है ना, 5 माइनस √3 है शायद, क्या है, हाँ सही है। माना इतना एक परिमेय संख्या है, यहां पर भी वही मानना है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ p/q के रूप के नाम मान के हम इसको एक अंक में मान लेते हैं, एक लेटर में मानेंगे, a बराबर √5 माइनस √3, ऐसा ये मान लीजिए, यही का आप लिखते नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है, ऐसा बहुत बेटर रहेगा। माना a बराबर इतना एक परिमेय संख्या, ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, आप इसको कैसे सिद्ध करते हैं, जब मिक्स रहे, परिमेय और अपरिमेय मिक्स रहे, तब क्या करना है, परिमेय को एक साइड छोड़ देना और सारे परिमेय को एक साइड लेते आना, मतलब अपरिमेय को एक तरफ, परिमेय को एक तरफ। तो यहाँ पर परिमेय 5 है और √3 अपरिमेय, तो इसको एक तरफ कर लेना है ना। तो आप ऐसा करते हैं, √3 इधर कर लीजिए, √3 इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो ये 5 माइनस ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिमेय माने हैं इसको, तो ये भी मेरा परिमेय, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थात ये परिमेय हो गया, 5 हमारा हो गया परिमेय, और माइनस ये क्या है हमारा परिमेय, इसका मतलब परिमेय घटा परिमेय, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा, हुआ कि नहीं। और यहां से क्या होता है, हमें √3 हम लोग क्या जानते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय, क्या ये संभव है, अपरिमेय बराबर परिमेय, बिल्कुल संभव नहीं है, ये अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, यहां लिखना है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है ना। अतः a बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है, समझ गए। आप यहाँ भी लिख सकते हैं a बराबर इतना परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए a बराबर 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या। आप जितना भाषा लिख सकते हैं, कम से कम लिखने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपका एक सवाल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 11 बनाता हूँ, आप समझे कि नहीं, क्या प्रोसेस था, जब परिमेय और अपरिमेय मिला रहे तो क्या करना है, परिमेय को एक साइड, अपरिमेय को एक साइड, यही प्रोसेस है। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है दिया हुआ है, इसमें भी वही करेंगे। माना आप इसे p/q के रूप में भी बांट सकते हैं, किताब में से बनाया हुआ,
आप 1 लीटर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना a बराबर 3, क्या लिखा है, 3√2 है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या, डायरेक्ट मैं प्रमाण दे रहा हूँ, प्रूफ, इंग्लिश में आप प्रूफ लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इससे क्या करना है, 3 हम जानते हैं परिमेय है हमारा, 3 ये साइड लेते हैं हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया √2 बराबर हो जाएगा हमारा, √2 बराबर हो जाएगा a/3। इसको इधर करेंगे फिर पूरा पलट लिए, आप जानते हैं इसे, a इधर भाग दिए तो इधर क्या होगा, a/3 बराबर √3, a/3 बराबर हो जाएगा √2। अब पूरा पलट लीजिए, जब पूरा पलटते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा परिमेय, चूंकि माने a बराबर इतना बड़ा परिमेय, ये हो गया परिमेय, अब बटे परिमेय, तो परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या होता है, परिमेय ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा अपरिमेय, हम लोग जानते हैं ये हमारा अपरिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय, क्या ये संभव है, नहीं, यहाँ लिखना है जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं है। अतः a बराबर 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः a बराबर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। समझ गए, यहां पर कोई चीज ना प्रूव्ड। तो ये प्रोसेस है तरीका सिद्ध करने का। जब मिक्स था तो मिक्स वाले बहुत आसान, परिमेय को एक साइड और परिमेय को एक साइड, और यहाँ पर लिखना जो कि संभव नहीं है, सबसे ज्यादा आसान यही है। तो हमारा थ्योरी और उदाहरण सारा खत्म हो गया। अब आपका काम है कि आप प्रश्नावली 1.3 बनाएं, और जहां पर भी समस्या हो आप कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली 1.3 को पूरा सॉल्यूशन करके आएंगे, है ना। तो आप बनाइए बिल्कुल, और अच्छे से बनाइए, जहां भी दिक्कत हो आप पूछें, आप हमारा मार्गदर्शन करें, सुझाव दें, हम क्या और बेहतर सुधार कर सकते हैं। आपकी एक शिकायत है कि वॉल्यूम थोड़ी सी कम आ रही है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम ठीक से नहीं आ रहा है, मेरी आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो इस समस्या को हम जल्द ही ठीक कर रहे हैं। हमारी जो माइक है अभी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो चूंकि लॉकडाउन है इसलिए थोड़ा सा आने में लेट हो रहा है, ऑर्डर कर दिया मैंने, जैसे ही आएगा हम उससे फिर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर अच्छे से आपको आवाज़ मिल पाएगी, है ना। आपने सुझाव दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, और अच्छे से पढ़ें। और हम जल्द ही साइंस का कोई एक पोर्शन, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री, हम लेके आ रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम 9th क्लास के लिए भी मैथ साइंस लेकर पहले आए, फिर 8th क्लास के लिए भी हम आएंगे लेकर, बहुत जल्द ये सब हम करने वाले हैं, हम अधिक से अधिक समय निकालकर आपके लिए देने वाले हैं। तो आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिनको भी ज़रूरत है एक अच्छी एजुकेशन की, आप ये वीडियो उन्हें सेंड करें और बताएं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है और एनसीईआरटी की पढ़ाई चल रही है, जिससे कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।